हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर स्वागत है। आज मैं KVS PRT के टॉप 35 क्वेश्चंस ले आया हूं, जिसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रतिशत कितना है? मूल्यांकन में निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 50%, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों ने नहीं दिया था। इसका राइट ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का जो पहला शिक्षक होते हैं उनके माता पिता होते हैं, उनके माता पिता। देखिए हम इसका ट्रिक बनाए हैं, पी से होगा पेरेंट्स और पी से होगा प्राइमरी ना। तो प्राइमरी इन्वायरमेंट कौन देता है? पेरेंट्स। और यस से सेकेंडरी होता है और यस से ही आपका सोशल होगा। तो सेकेंडरी इन्वायरमेंट जो मिलेगा उन्हें सोशल से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी थी? तो ये NCERT थी। NCERT का गठन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में शब्द PSRN का अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। पी से होगा प्रॉब्लम, एस से सॉल्विंग, आर से रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन तथा मॉनिटरिंग करती है? तो इसका होगा भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में अविनाशिता मतलब संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है और वह वस्तुओं को सबसे छोटी में बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर सजा सकता है। उसको विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित है। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था पर है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। जो अमूर्त नहीं मतलब वो समस्याओं पर मतलब उसमें तर्क शक्ति का विकास तो आ जाता है, लेकिन तर्क शक्ति उसी पे करेगा जो उसके सामने मूर्त रूप से दिखाई देगी। तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होगी। 11 से 15 जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसमें भी तर्क विकास अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये मायने नहीं रखता कि वो दिखता है कि नहीं। अगर वो नहीं भी दिखता तब भी उसके बारे में वो तर्कना कर सकता है। लेकिन तीसरी अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें बाउंडेशन होता है कि वो चीज़ उसके सामने दिखनी चाहिए तभी वो तर्क कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TET जिसका फुल नेम होता है टीचर परसेप्शन टेस्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? तो एप्टीट्यूड अभिक्षमता का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1980 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप जानिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसीलिए वन्य जीव दिवस हम कब मनाते हैं? देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहले आया था, कब आया था? 1972 में। इसीलिए वन्य जीव दिवस हम कब मनाते हैं? 3 मार्च को। फिर इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 को। इसलिए वन दिवस अगर फॉरेस्ट डे पूछा जाए नॉर्मली तो हम ये कब मनाएंगे आपके? वो 21 मार्च को। इसके बाद आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। इसलिए हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 10-11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के अध्ययन को जनसंख्या विज्ञान बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में आता है डेमोग्राफी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LPG का पूरा नाम जो है लिक्विफाइड, एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस, अर्थात हिंदी में होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, इसमें होगा बोलना और लिखना। नोआम चॉम्स्की ने LSRW4 कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें एल का मतलब होता था लिसनिंग, यस का मतलब होता था स्पीकिंग
और आर का मतलब होता था रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब होता था राइटिंग। जिसमें में से अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन होगा, उसमें बोलना लिखना, क्योंकि हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं, अगर हम कुछ बोलते हैं तो कुछ अपना शेयर कर रहे होते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और लिखते भी हैं तो कुछ वो प्रोडक्टिव, हिंदी में इसे बोला जाता है प्रोडक्टिव स्किल। क्या, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो कुछ प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट मतलब उत्पादन करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे भी तब भी वो प्रोडक्ट में ही आएगा। और रिसेप्टिव आएगा क्या क्या, रिसेप्टिव में आएगा जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ हम LSRW, यल में लिसनिंग, यस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, और हाँ रीडिंग, जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसे ग्रहणात्मक कौशल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ लिसन करते हैं, कुछ सुनते हैं तब भी हम कुछ ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए ग्रहणात्मक कौशल आता है ये क्वेश्चन, और अव्यज्ञात्मक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अच्छा क्वेश्चन है, बूझो को एक जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखित और फिसलन भरा होता है, जानवर का आवास स्थान है जल। नॉर्मल क्वेश्चन। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के संबंध में एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोग इसे एनी टाइम मनी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव आप हु डिड इट, तो कुछ नहीं करना है, जब हु से सेंटेंस शुरू होता है तो हु के स्थान पे हम सिंपली बाई हुम लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा टेंस है, जैसे कौन से टेंस का है, आपके पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम पैसे बनाते हैं, इसमें वाज और वर लगाते हैं, लेकिन जब मन कहे तब वाज और जब मन कहे तब वर ना लगा दो, बल्कि आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट इसमें देखो है क्या, सिंगुलर है, तो इट है, इट के अकॉर्डिंग लगेगा क्या, वाज लगेगा, तो हमने वाज लगाया। अब वाज किसके अकॉर्डिंग लगा था, इट के अकॉर्डिंग लगा था, इट को लगाया, इसके बाद डू का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, डन। तो बाई हुम वाज इट डन, दूसरा इसका मेथड है, दूसरा मेथड है उसके स्थान पे देखिए हु, जैसे हु है तो हु ही रहने दीजिए, हु है, इसके बाद वाज इट डन, मतलब बाई जो यहाँ पहले लगाए थे वो आप लास्ट में कर दीजिए और हु के स्थान पे हु ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज दैट हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्टल बिलोंग टू भोपाल, ये जो इसमें जो क्रॉस लाइन है दैट हैव बीन एडमिटेड से लेकर भोपाल तक, इसमें कौन सी क्लॉज है, तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है ना, क्योंकि देखिए एडजेक्टिव का हम वहीं से फाइंड कर लेते हैं कि जहाँ उसका आंसर हाउ से मिले या फिर कैसे से मिले। तो सोचिए इसको एक बार, द बॉय दैट हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्टल बिलोंग टू भोपाल, कैसा लड़का भोपाल में मतलब हॉस्टल में एडमिटेड था, तो कैसा था, कैसा लड़का जो कि जिसका रिलेशन कहाँ से था, बिलोंग टू भोपाल, मतलब भोपाल से जो बिलोंग करता था, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैक्स से है, आई शैल हैव करेज, क्वेश्चन टैक्स से है, क्वेश्चन टैक्स वह होता है जो किसी की कन्फर्मेशन चाहता है, जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं आपने खाना खाया कि नहीं, तो जो कि नहीं वर्ड आया है, इस कि नहीं शब्द आपने बोला है, ये आप कन्फर्मेशन के लिए बोल रहे हो कि आप मुझे मतलब आपने खाना खाया कि नहीं, आपने जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ लिखने के लिए दिए हैं, तो आप मैं बोलूँगा आपने लिखा कि नहीं, तो ये जो कि नहीं लास्टों में जोड़ता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, कन्फर्मेशन होना होता है। तो यही इसका कुछ नहीं, इसमें ईजी है, आई शैल हैव करेज। देखिए जैसे सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, आई शैल हैव करेज ना, तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जब जैसे देखिए निगेटिव नहीं है, सिंपल सा है, तो हम पहले वर्ब उठा लेंगे, वर्ब इसमें है कहाँ, सेल, इसके बाद सेल उठाएंगे, लेकिन सेल उठाएंगे तो उसमें अगर नाट नहीं है तो नाट हम जोड़ देंगे, देखो सेंट, इसके बाद आई हो जाएगा, आई हो गया। लेकिन अगर अभी इस तरह होता आई सेल नाट हैव करे, तब इसका जब बनता तो सेल नाट था ना क्वेश्चन में, तो हम नाट नहीं लगाते, अर्थात सेल आई हो जाता, क्या हो जाता है, मतलब जब सिंपल पॉजिटिव हो तो हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नॉट का यूज करते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्लियर। और यहाँ पर सेल का साइलेंट नहीं होगा बल्कि सेंट आई होगा, क्या होगा, सेंट आई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के बीच कितने प्रतिशत 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है, मतलब 2001 में जनसंख्या हुई थी, फिर 2011 में उसका जब कंपैरिजन करेंगे तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 17.64% हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नवी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में आरंभ की गई, तो देश में नवी पंचवर्षीय योजना 1997 आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है 281, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना है, 281, क्योंकि हमें पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, देखिए इसमें जो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है, माना जाता है कि
गुड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए जब मेहमान लोग आते हैं तो उनको एनर्जी देने के लिए, तत्काल एनर्जी देने के लिए हम क्या खिला देते हैं, गुड़, और वही वो लोग प्रेफर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। कौन? अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सिंपल सा है, भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल। लेकिन अगर भूतकाल कई भी प्रकार के होते हैं तो उसमें अगर पूछा जाए कौन सा काल है तो आप कहेंगे क्या? सामान्य भूतकाल है। कौन सा? सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। देखिए कुछ नहीं है, यह संधि का ट्रिक होता है कि यदि या वा रा के पहले आधा वर्ण आ जाए तो उसमें हमेशा कौन संधि होती है? यर संधि होती है। इसका देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा इको एड़च सूत्र से इसका ई का या में चेंज हो जाता है। देखिए ऊ का किस में चेंज हो जाता है भैया? वा में चेंज हो जाता है। और री का किस में चेंज हो जाता है? री का रा में चेंज होता है। समझिएगा, ई का या में, ऊ का वा में और री का रा में। तो देखिए ए वाला यद्यप जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि हम यद्यप ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यप इसमें जो है आधा दाव या छिपा है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। देखिएगा, या करिए, इसके बाद दा को जो वर्ड आधा है उसको पूरा कर लीजिए, पूरा हो गया। देखिए यह दा को पूरा कर लीजिए। इसके बाद आप उसके बाद का वर्ड देखिए, उसके बाद का वर्ड आया क्या है? या आया है। देखिए या किस में चेंज हो जाएगा? ई में चेंज हो जाएगा। और ई लगाएंगे आप कहाँ? ई दा की मात्रा में लगाएंगे, तो यदि धन। अब सोचिए, या का तो काम खत्म हो गया, लेकिन हमें पता है व्यंजन जो है स्वर से मिलकर बना होता है, तो या में भी स्वर एक निहित होगा, तो इसमें आ भी है, अपी क्या हो जाएगा? यद्यप धन अपी। जैसे स्वागतम का ही ले लीजिए, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुधन आगतम। देखिए वाह के पहले आधा आया ना, सा को पूरा कर लो, सा पूरा हो गया अपना। इसके बाद अगला वर्ड, उसके बाद क्या है? वाह। वाह का किस में चेंज हो रहा है? देखिए वाह का ऊ में, और ऊ आप किस में लगाएंगे? जिस वर्ड को आप पूरा करे रहिए। तो आपने पूरा किसको किया था? ऊ को, सा को पूरा किया, तो उसमें लगा दिए सूधन। यहाँ देखिए वाह का तो काम खत्म हुआ, तो ऊ में चेंज हो गया, लेकिन वाह के साथ बड़ा आ का मात्रा था, क्योंकि हमें पता है व्यंजन में स्वर निहित होता है, तो आगतम हो जाएगा सूधन आगतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमें, बा इसमें क्या है? बा, ठीक है। और इज्जत क्या हो जाएगा? यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग, अगर प्रयुक्त उपसर्ग बोला जाएगा तो बा हो जाएगा, और इज्जत क्या हो जाएगा? अपना मूल शब्द हो जाएगा। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, शब्द की स्टार्टिंग में लगते हैं, शब्द की शुरुआत में लगते हैं, लेकिन प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश घर पहुंच चुका है। इस वाक्य में काल विभिन्न विकल्पों में सही विकल्प पहचानिए। तो सिंपल सा देखिए, गणेश घर पहुंच चुका है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन अगर भूतकाल की बात होगी तो आसन्न भूतकाल होगा। क्या होगा? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है निकट, अर्थात अभी जो कार्य बीता हुआ है वो अभी जल्दी, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी उसको बीते हुए कम ही समय हुआ है। लेकिन अब देखिए एक क्वेश्चन अगर आ जाए, गणेश घर पहुंच चुका है, पहुंच चुका है मतलब पहुंच चुका है, जस्ट अभी पहुंचा है, उसको बीते हुए ज़्यादा देर नहीं हो रहा है उसका काम को। तो सोचिए, अगर वर्तमान काल पूछे तो पूर्ण वर्तमान काल, लेकिन अगर ये भूतकाल में चला जाए तो किस में चला जाएगा? आपका आसन्न भूतकाल में। तो इसका ट्रिक है, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं, लिया है, लिए हैं, ये सब किसके होंगे? पूर्ण वर्तमान काल के तथा आसन्न भूतकाल के एग्जाम्पल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट सिक्योर एट लीस्ट डॉट डॉट मार्क। सिंपल सा है, पासिंग मार्क्स होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट ऑफ फार्मर। क्या? अपोजिट ऑफ फार्मर। फार्मर मतलब फार्मर है, फार्मर नहीं है, फार्मर है, FORMER। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फार्मर मीन्स क्या होता है? पहले, और लेटर मीन्स बाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक जल का सबसे अशुद्ध रूप है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल, ठीक है। कितने %? समुद्री जल 97%। 97% पानी वहाँ का क्या होता है? खारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? घटती है, ठीक है। अब समझिए, इसको डायग्राम समझ लीजिए। मान लीजिए क्या है? अपना पृथ्वी है, अक्षांश की तरफ जाने पर, ठीक है। अब जैसे जैसे इधर इधर जाते हैं, इधर इधर ऐसे ऐसे, इसके बीच की जो व्यास है इसका क्या होने लगता है? या फिर इसके डायग्राम समझ लीजिए, ऐसे बीच में जब जाएगा तो ऐसे ऐसे ये सब बीच की जो व्यास है ये सब क्या होने लगता है? घटने लगता है। मतलब जो गैप स्टार्टिंग में रहता है उससे कम गैप होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। क्लियर? ये किस नदी पर बनी है? ये भी सतलुज नदी पर बनी है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे भारत की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है, तो पहली कौन सी है? तो आपका क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है। यहाँ से क्वेश्चन और आपका जनरेट होता है क्या है कि पूछता है शिव समुद्रम तो कावेरी पे हुआ, धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी, सोचिए कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी आप मैप में देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तथा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कावेरी नदी अभी भी किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बनी है? तो वो भी एक कर्नाटक है और फिर तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये आपके 35 क्वेश्चंस रहे। आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग, जो कि इसमें छूटा हुआ पार्ट रहा है, मैथ और रीजनिंग को भी इंक्लूड किया जाएगा, तथा साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट जैसे CDP, EVS, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ये सब भी अपलोड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को अपना प्यार, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।